इससे पहले भारतीय इतिहास के अंतर्गत मैंने 1857 की क्रांति के सामाजिक कारणों पर चर्चा की, आर्थिक कारणों पर और राजनीतिक कारणों पर। हमने समझने का प्रयास किया कि 1857 की क्रांति जो कि ब्रिटिश शासन के 100 वर्षों के ठीक 100 वर्षों के शासनकाल के बाद घटित हुई, 1857 का विद्रोह, 100 वर्षों में क्या सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे और राजनीतिक कारण थे, ऐसे कौन से कारक थे। आज हम सैनिक कारकों पर चर्चा करेंगे, साथ ही तत्कालीन कारणों पर चर्चा करेंगे और साथ ही विद्रोह का प्रारंभ किस तरह से होता है उसके कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। हालांकि विद्रोह का प्रारंभ, उसका विस्तार, उस दौरान घटित घटनाएं, इस पर अध्ययन अगले वीडियो में होंगे। आज हम विद्रोह के सैनिक कारण, तत्कालीन कारण और विद्रोह का प्रारंभ किस तरह से बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को नेता बना दिया गया और उसके बाद विद्रोह को एक नेता मिल जाता है, यहां तक हम चर्चा करेंगे। सैनिक कई कारणों से ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। सैनिकों के असंतोष के एक नहीं अनगिनत कारण थे। भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में सैनिकों का पहला विद्रोह 1764 में ही घटित हुआ था, यानी प्लासी के ठीक बाद 1764 में जब अंग्रेज बंगाल पर सत्ता हासिल करने के लिए बक्सर का युद्ध लड़ रहे थे, तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज सेनापति था, हेक्टर मुनरो की सेना की एक भारतीय टुकड़ी मीर कासिम से जाकर मिल गई थी। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो एक तरफ था, एक तरफ 3 सेनापति थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो हेक्टर मुनरो की सेना की एक भारतीय टुकड़ी जाकर मीर कासिम से मिल गई थी, तो यानी उसे हम भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में पहला सैनिक विद्रोह मानते हैं। सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 ईस्वी में होता है। ये दूसरा विद्रोह था सैनिकों का, लेकिन ये प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ क्योंकि ये धार्मिक कारणों से हुआ था। ये तो 1857 के विद्रोह भी जो तत्कालीन कारण था, उसका मुद्दा भी धार्मिक ही था, है ना। यानी चर्बी कारतूस जो था, ये अफवाह जो फैली थी कि कारतूस को जिसे मुंह से खींचना पड़ता है उसके मुंह को, और उसका ढक्कन गाय और सूअर की चर्बी का बना है, तो इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। तो सैनिकों की सबसे पहली बार धार्मिक भावनाएं 1806 में आहत हुई थी। जब आप गवर्नर जनरल का कार्यकाल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, वो सबसे पहले मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का जब गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो मद्रास का गवर्नर रहते उसने एक आदेश जारी किया था सैनिकों के लिए, जिसके तहत उसने सैनिकों के पगड़ी धारण करने, तिलक लगाने और कान में कुंडल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बोला था ये धार्मिक प्रतीक और चिन्ह सैनिकों पर शोभा नहीं देते, इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब मद्रास का गवर्नर था, तो उसके इस आदेश के खिलाफ वेल्लोर के सैनिकों ने 1806 में विद्रोह किया था। वेल्लोर के सैनिकों ने, इसे हम सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कहते हैं, ठीक है। सेना में दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 में हुआ था। दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 में हुआ था। वह यह था कि भारत सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने वर्मा युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके वर्मा जाने का आदेश दिया। वर्मा पर आक्रमण करना था, तो भारतीय सैनिकों को भी जाना था वर्मा पर आक्रमण करने के लिए। उस जमाने में बहुत से अंधविश्वास थे भारतीय समाज में। भारतीय सैनिकों ने साफ मना कर दिया कि हम वर्मा नहीं जाएंगे। कारण क्योंकि उस समय भारतीय समाज में ये मान्यता थी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो 1824 में वर्मा जाने के मुद्दे पर ब्रिटिश सेना की 47वीं रेजिमेंट ने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, इसे विद्रोह मानते हैं, है ना। तो ये सेना में दूसरा धार्मिक विद्रोह था। पहला धार्मिक विद्रोह 1806 में वेल्लोर में, और दूसरा धार्मिक विद्रोह 1824 में 47वीं रेजिमेंट द्वारा वर्मा भेजे जाने के मुद्दे पर। सैनिकों के इस तरह के क्रियाकलापों के कारण ही 1856 में जब कैनिंग की सरकार आई, तो कैनिंग की सरकार ने एक कानून बनाया, उसका नाम था सेना भर्ती अधिनियम पारित किया, है ना। 1856 में कैनिंग की सरकार ने सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत सरकार ने ये नियम बना दिया कि अगर आप सेना ज्वाइन करते हो, ब्रिटिश सेना, तो आपको समुद्र पार कभी भी भेजा जा सकता है, और ये लिखित देना होता था कि आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप समुद्र पार जाने से इनकार करेंगे तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो 1856 में कैनिंग की सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम के माध्यम से सैनिकों को जबरन समुद्र पार कराने का कानून बना दिया गया। इसके अलावा भी भारतीय सैनिकों के असंतोष के बहुत से कारण थे।
भारतीय सैनिकों का जो वेतन होता था अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम होता था। ठीक है, वेतन कम था एक तो, दूसरे गोरे अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाता था। जो गोरे अधिकारी थे वो भारतीय सैनिकों के साथ विशेष भेदभाव बरतते थे, तरह तरह से उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते थे। हर भारतीय सैनिक वास्तव में वर्दीधारी किसान ही था। अगर ब्रिटिश शासन की नीतियों अर्थात औपनिवेशिक नीतियों से भारत के जो किसान थे प्रताड़ित होते थे, उत्पीड़ित होते थे, चाहे जमीनें छीन लिए जाने से, चाहे अत्यधिक लगान की वसूली से, तो अगर किसान उत्पीड़ित होता था तो वास्तव में सैनिकों पर भी उसका प्रभाव पड़ता था, क्योंकि हर सैनिक वास्तव में किसी न किसी किसान का बेटा था। तो इसलिए कहा गया है कि हर भारतीय सैनिक वास्तव में वर्दीधारी किसान ही था। ब्रिटिश सेना में बंगाल कमान सबसे बड़ी थी। जो बातें मैंने बोला वो लिख लीजिएगा कि अगर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव यानी जमीनें छीन लिए जाने से या अत्यधिक लगान आरोपित करने से किसान उत्पीड़ित होते थे तो उसका प्रभाव किसानों पर पड़ता था। अर्थात हर भारतीय जवान या हर भारतीय सैनिक वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था। ब्रिटिश सेना में बंगाल कमान सबसे बड़ी थी, है ना। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग सेना होते थे ब्रिटिश जमाने में। तो ब्रिटिश सेना में बंगाल कमान सबसे बड़ी थी और बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक अवध यानी उत्तर प्रदेश से आते थे। ब्रिटिश सेना में बंगाल कमान सबसे बड़ी थी और बंगाल कमान के अधिकतर भारतीय सैनिक अवध से आते थे यानी उत्तर प्रदेश से आते थे। जब लॉर्ड डलहौजी ने अन्यायपूर्ण ढंग से कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी गद्दी छोड़ दी, तो उससे न केवल अवध की जनता की भावनाएं आहत हुई थी बल्कि सैनिकों पर भी उसका प्रभाव पड़ा था, क्योंकि सैनिकों की भी निष्ठा ब्रिटिश सरकार में कम, अपने राजा में कहीं ज्यादा थी, है ना। तो इन सैनिकों पर अवध की विलय का भी प्रभाव पड़ा। साथ ही बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक ऊंची जाति के थे, है ना। 19वीं शताब्दी का जो समाज था वो जाति रूप से विभाजित था। कुछ जातियां उच्च थी, कुछ निम्न थी। तो जो उच्च जातियां थी उनमें एक स्वाभिमान की भावना होती थी। वो जल्दी विदेशी लोगों का आज्ञा पालन की आदत उन्हें नहीं थी। तो बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक ऊंची जाति के थे जो प्रायः अंग्रेजी अनुशासन और तौर तरीकों को स्वीकार नहीं कर पाते थे। मंगल पांडे जिसने चर्बी कारतूस वाली घटना पर या चर्बी कारतूस वाली अफवाह पर एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी और जिसे बाद में फांसी पर लटका दिया गया था, वो वास्तव में बंगाल कमान के बैरकपुर छावनी से ही संबंधित था। मंगल पांडे जिसने चर्बी लगी कारतूस के मुद्दे पर बगावत की शुरुआत की, बंगाल कमान के बैरकपुर छावनी से ही संबंधित था। मतलब अंग्रेजी सेना में बंगाल कमान सबसे बड़ी थी और बंगाल कमान में ही सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष फैला। साथ ही जो उस समय ब्रिटिश सेना थी उसमें भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5 और 1 का था, यानी 5 भारतीय सैनिक था और 1 यानी 5 भारतीयों के मुकाबले 1 अंग्रेज होता था, 1 यूरोपीय होता था। तो सैनिक ये भी देख रहे थे कि हम संख्या में ज्यादा हैं और साथ ही ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उन्हें तरह तरह से उत्पीड़ित किया गया, उनमें असंतोष बढ़ता गया। और साथ में वो ये भी देख रहे थे कि ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5 और 1 का है, तो इससे उनका मनोबल बढ़ा। तत्कालिक कारण क्या था? ब्रिटिश सेना में जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी उसका नाम था ब्राउन बैस। ब्राउन बैस बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी। 1856 में सरकार ने एक निर्णय लिया, कैनिंग की सरकार ने ब्राउन बैस बंदूकों के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया, यानी ब्राउन बैस बंदूकें हटा दी गई। अब सेना में कौन सी बंदूकें प्रयोग में लाई जाएंगी? न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी उसे पहले उसके मुहाने यानी कारतूस होता है लंबा, उसके मुहाने को पहले दांत से खींचना पड़ता था। आज हम बंदूक में जब कारतूस भरते हैं तो आपने देखा होगा कि बंदूक में कारतूस पीछे से भरा जाता है, लेकिन उस जमाने में बंदूक में कारतूस पीछे से नहीं भरा जाता था, आगे से भरा जाता था। आपने देखा होगा जब ब्रिटिश जमाने की फिल्में होती हैं, जैसे मंगल पांडे मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें कारतूस आपने देखा होगा कि पहले बंदूक को ऐसे खड़ा करते हैं ऐसे, फिर कारतूस को मुंह से खींचते हैं, कारतूस में अंदर जो बारूद होता है उसे उसमें उड़ेल देते हैं, है ना। वो पुराना ढंग था, उसमें पीछे से ठूंसने वाली कारतूसें नहीं आती थी, आगे से कारतूसें डाली जाती थी। तो कारतूस में जो बारूद होता था वो बंद रहता था पूरी तरह से। तो बारूद को अगर बंदूक की नली में डालना है तो पहले उसके मुहाने को मुंह से खींचना पड़ता था,
तभी उसमें जो बारूद भरा है बंदूक की नली में हम डाल सकते थे। बारूद की नली, बंदूक की नली में बारूद को डाला भी जाता था, साथ ही एक स्टील या लोहे की रॉड होती थी, उससे उसे ठूंसा जाता था। आपने देखा होगा ऐसा करते हुए फिल्मों में, ठूंसा जाता था फिर बारूद को। तो तथ्य ये है कि न्यू इनफील्ड राइफल में जिस कारतूस का प्रयोग होता था उसे बंदूक में डालने से पहले कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, कारतूस के ढक्कन को। बंगाल सेना में 3 प्रमुख छावनियां थी। पूछा जा सकता है कि बैरकपुर छावनी किस कमान के अंतर्गत थी? बंगाल कमान की थी। तो बंगाल सेना में 3 प्रमुख छावनियां थी, बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम छावनी। मंगल पांडे की छावनी का था, बैरकपुर छावनी का था। तो उस समय बंगाल कमान में बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम 3 प्रमुख छावनियां थी, है ना। तो बंगाल सेना की बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम छावनियों में अफवाह फैल गई कि कारतूसों को दांत से, जिस हिस्से को दांत से खींचा जाता है वो वास्तव में गाय और सूअर की चर्बी का बना है। सैनिकों की ये अफवाह कितनी सच थी कितनी नहीं, ये शोध का विषय है ना। इसे काफी हद तक सच माना गया है। तो सैनिक पहले से ही देख रहे थे कि अंग्रेज तरह तरह से कानून बनाकर हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सैनिक पहले से ही देख रहे थे कि ईसाई मिशनरियां 1813 के बाद से भारत में आ चुकी हैं और स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सेना छावनी में ईसाई धर्म की खूबियों पर बात कर रही हैं। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो अंग्रेज हैं पहले तो हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमें भारतीयता एक धर्म था उनका, तो उनको लगा कि हमको भारतीयता से विमुख कर रहे हैं और बाद में ये हमें ईसाई बना लेंगे। पहले हमें भ्रष्ट करेंगे, बाद में ईसाई बना लेंगे। तो इनको लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने को उतारू हैं। तो इससे जो उच्च जातियां थी सेना में एकदम से भड़क गई। इसका परिणाम था कि सबसे पहले दमदम के सैनिकों ने कारतूस को मुंह में लगाने से इनकार कर दिया। ये सवाल भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम बंगाल कमान के किस छावनी ने कारतूस को मुंह से लगाने से इनकार कर दिया? दमदम के सैनिकों ने सबसे पहले इनकार किया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे वाली घटना हुई। 29 मार्च 1857, है ना। 29 मार्च को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली से उड़ा दिया। बाद में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह की वास्तविक शुरुआत लेकिन 10 मई से हुई। विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को होती है। कहां से? मेरठ से होती है, ठीक है। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने इसी चर्बी कारतूस वाले मुद्दे पर अपने अंग्रेज अधिकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उन्हें मार डाला और मेरठ से निकल पड़े दिल्ली की ओर। 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचे। 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। 12 मई को दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार कैसा? दरअसल अंग्रेज हर जगह थे। दिल्ली में भी एक अंग्रेज रेजिडेंट था, यानी मुगल बादशाह के क्षेत्र में भी एक अंग्रेज रेजिडेंट था जो कि उस पर नजर रखता था। तो अंग्रेजों को हराकर 12 मई को भारतीय मेरठ से जो सैनिक निकले थे उन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इन्हें जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय जफर, इन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह से सभी सैनिकों ने, चाहे हिंदू सैनिक हो या मुसलमान सैनिक हो, भारतीय सेना में सभी सैनिकों ने बहादुर शाह को विद्रोह का नेता बना लिया। बहादुर शाह बूढ़ा हो चुका था जफर, और उसमें बहुत ताकत नहीं थी, साथ ही उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी, सैनिक रूप से भी इतनी उसके पास शक्ति नहीं थी। फिर भी प्रतीक के तौर पर उसने विद्रोह का नेता बनना स्वीकार कर लिया, क्योंकि अगर बादशाह विद्रोह का नेता बन जाता तो इससे अंग्रेजी शासन से जो भी घृणा करने वाले वर्ग थे, किसान, जमींदार, कुछ मजदूर, कुछ बेगार करने वाले, कुछ लघु कुटीर उद्योग चलाने वाले जो शिल्पी थे, और इसके अलावा जो छोटे छोटे राजा थे जिनकी जागीरें छीन ली गई थी, इन सभी को एकजुट होने का एक केंद्र मिल गया, है ना, एक मंच मिल गया कि विद्रोह का नेता बहादुर शाह, हमारा बादशाह जफर है। तो इसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार सभी हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने बहादुर शाह को विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विद्रोह को एक नेता मिल गया, है ना। इससे अंग्रेजों से घृणा करने वाले सभी लोगों में एकजुट होने का केंद्र बिंदु मिल गया। विद्रोह का प्रसार 10 मई 1857 को मेरठ से जो विद्रोह शुरू हुआ था, तेजी से देखते ही देखते उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही फैल सका। उत्तर भारत में भी विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उस जमाने में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था, याद रहे,
उसमें विद्रोह उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रांत के क्षेत्रों में ही सीमित रहा। यानी विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से वर्तमान के 3 राज्यों में हुआ था। कौन कौन से थे ये? उत्तर पश्चिमी प्रांत, बिहार और मध्य प्रांत यानी एमपी, मध्य प्रदेश। इन तीनों क्षेत्रों में ही सीमित रहा उत्तर भारत में। और विद्रोह कहां कहां नहीं फैल सका, ये ध्यान दीजिएगा। बंगाल पंजाब में विद्रोह नहीं फैला, उड़ीसा में भी विद्रोह विशेष रूप से समर्थन नहीं मिला उसे, कश्मीर में भी नहीं। इसके अलावा समूचा जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत भी विद्रोह से अछूता रहा। यानी विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर भारत में रहा और उत्तर भारत में भी आप देख रहे हैं कि बंगाल और पंजाब में विद्रोह का प्रसार नहीं हो पाया था। तो इसका क्षेत्र वास्तव में उतना व्यापक नहीं था जितना इसे बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है। इसका विद्रोह का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी के क्षेत्रों में ही सीमित रहा। अब विद्रोह का प्रसार कहां कहां तक हुआ, कौन कौन से उसके स्थानीय और क्षेत्रीय नेता उभरे, जैसे आप देखेंगे कुंवर जगदीश सिंह बिहार में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा कानपुर में नाना साहेब, है ना, तात्या टोपे और भी खान बहादुर, है ना, बहुत से इसके छोटे छोटे नेता उभरे। उनकी गतिविधियों, उनका नेतृत्व, हजरत बेगम लखनऊ की जो महारानी थी हजरत बेगम, किस तरह से उन्होंने अपने बेटे पुत्र को बिरजिस कादिर को नवाब बना दिया अवध का उस दौरान। तो ये सब गतिविधियां, विभिन्न छोटे छोटे क्रांति के नेता, उनकी गतिविधियां, क्रांति को किस तरह से दबाया गया, है ना, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। 1857 की क्रांति, अगले वीडियो में हम उसका विद्रोह के दौरान घटित गतिविधियां और उसका प्रसार देखेंगे और साथ ही उसका दमन किस तरह से किया गया, कौन कौन सा अंग्रेज अधिकारी कहां कहां पर दमन के लिए उत्तरदायी था। जैसे झांसी में जो विद्रोह हुआ उसका दमन किसने किया, झांसी की रानी से युद्ध कौन से अंग्रेज अधिकारी को हुआ था, है ना। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ YouTube पर ही। नमस्कार।